हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक लेवे स्टडी पॉइंट। तो आज हम क्लास 10 की हिस्ट्री से चैप्टर 3 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इस चैप्टर में हम बेसिकली देखेंगे कि जो विश्व है वो कैसे भूमंडलीकृत हुआ, वैश्वीकरण कैसे आया विश्व में। इन सारी चीजों को आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं, और इस चैप्टर में जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं हम उन सभी को डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम देख लेते हैं कि हमारे बुक्स में कुछ नए शब्द आए हैं, उनको हम समझ लेते हैं ताकि आगे चैप्टर को समझने में हमें और भी इजी हो और आसान हो, अगर ये चैप्टर के बीच में ये वर्ड्स आ जाते हैं तो उससे पहले ही हम इन वर्ड्स का मतलब समझ लेते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला वर्ड है वो है वीटो। वीटो का क्या मतलब होता है? ये अगर मैं वीटो का मतलब बताऊं तो ये एक तरह का ना निषेधाधिकार होता है, मतलब किसी भी चीज को मना करने का अधिकार। निषेध यानी मना करने का अधिकार। ठीक है, इस अधिकार के तहत क्या होता है ना, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई डिस्कशन चल रही है। ठीक है, ये कोई प्लेस है, यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है और यहाँ पे दो चार पांच इंसान है, मान लीजिए पांच व्यक्ति हैं और किसी भी पर्टिकुलर चीज पे यहाँ पे डिस्कशन हो रही है। ठीक है, और इनमें से ना ये जो दो व्यक्ति हैं, इन दोनों को वीटो पावर मिली हुई है। तो होगा यूं कि यहाँ पे जो भी फैसला लिया जा रहा होगा, मान लीजिए उस फैसले को लेकर ये सभी राजी है, पर लेकिन उसमें से ये जो एक बंदा है जिसके पास भी वीटो पावर है, इसके पास भी वीटो पावर है। ठीक है, तो इन दोनों में से अगर किसी एक ने भी बोल दिया ना कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, अगर वो उसके खिलाफ में वोट कर देता है तो वो चीज सफल हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे जो भी चीज है उसका फैसला लिया जा रहा है, अगर इन सब ने हाँ बोल दिया और किसी एक ने भी हाँ बोल दिया जिसके पास वीटो पावर है, मतलब जिसके पास वीटो पावर है, अगर उसने हाँ नहीं बोला तो वो मतलब कैंसिल हो जाएगा वो फैसला जो भी है। तो कहने का मतलब ये है कि इस अधिकार के सहारे ना एक ही सदस्य की जो असहमति है वो किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। मतलब कोई भी प्रस्ताव है, ठीक है, और वहां पे पांच सदस्य हैं जिनको बताना है कि ये जो प्रस्ताव है वो जारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और अगर उन पांचों में से जिसके पास वीटो पावर है और उसमें 5 सदस्य में से किसी एक ने भी मना कर दिया ना कि ये नहीं जारी होना चाहिए, तो वो नहीं जारी होगा, वो जो प्रस्ताव होगा वो खारिज हो जाएगा। पर इस सिचुएशन में कि उस व्यक्ति के पास वीटो की पावर होनी चाहिए, भले ही वो उस समूह के सारे सदस्य राजी हो, भले भले ही सारे राजी हो, परंतु अगर वो एक व्यक्ति राजी नहीं है तो वो जो प्रस्ताव है वो खारिज हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं आयात शुल्क क्या होता है। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, आयात शुल्क, आने पर शुल्क। तो किसी भी दूसरे देश से जब सामान आता है, कोई भी चीज हो चाहे वो, तो उस पे जो जब वो वस्तु आती है तो उसको किसी भी देश में आने वाली जो चीज है उस पर जो वसूल किया जाता है ना, उस पर जो पैसे लिए जाते हैं वो टैक्स के रूप में, उसी को कहते हैं आयात शुल्क। जब कोई वस्तु किसी और देश से आती है, यानी आयात होकर आती है किसी और देश में, तब उस पर जो टैक्स लिया जाता है उसको हम कहते हैं आयात शुल्क। ठीक है, और ये जो कर है ना वो शुल्क, ये जो कर है ये उस जगह लिया जाता है जहां से वे चीज जो है देश के अंदर आती है। तो देश के अंदर कोई चीज जो है किसी अन्य देश से कहाँ कहाँ से आती है, या तो हवाई अड्डे पर आएगी या बंदरगाह पर आएगी, राइट। तो इसका जो टैक्स है वो वहीं पर लिया जाता है, हवाई अड्डे पर या फिर बंदरगाह यानी कि जो समुद्र के पास जो होते हैं ना, वहां पर जहाँ पर बहुत सारे नाव इकट्ठा खड़े खड़े किए जाते हैं, वहां पे उसको कहते हैं बंदरगाह। ठीक है, तो या तो बंदरगाह या तो हवाई अड्डे पर उसका जो है आयात शुल्क ले लिया जाता है जब कोई वस्तु किसी और देश से किसी और देश में आ रही होती है। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं आज इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। इस चैप्टर का नाम ही है भूमंडलीकरण, राइट। तो हम सबसे पहले समझ लेंगे कि भूमंडलीकरण क्या है, कैसा है, और ये कैसे आया, विश्व में कैसे फैला ये, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है। इन सारी चीजों को आज हम इस चैप्टर में सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें ये जो चैप्टर है वो समझने में और भी आसानी हो जाए। ठीक है, तो जो भूमंडलीकरण है ना
वो क्या होता है कि जब दुनिया भर में जब आर्थिक, सांस्कृतिक या फिर राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक ये सभी जो प्रणालियां हैं, जब वो इकट्ठा हो जाती है दुनिया भर में, सभी दुनिया पूरी दुनिया जो है वहां पर सभी तरह की संस्कृतियों का पता चल जाता है। सभी दुनिया के हर देश को पता होता है कि वहां पे ये संस्कृति है, वहां पे ये संस्कृति है, और उस देश ने भी अपना ली वो संस्कृति। तो इससे क्या होता है, एक तरह से एकीकरण हो जाता है सभी दुनिया भर के सभी देशों का। जैसे कि देखा होगा ना आपने, अमेरिकन जो पहनावा है वो भारत में भी पहना जा रहा है, और भारतीय पहनावों को भी अमेरिका में पहना जा रहा है। तो इससे ये किसकी वजह से हो पा रहा है? ये भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण की वजह से हो पा रहा है, राइट? तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है, जब इन सारी चीजों का एकीकरण हो जाता है तो ये भी हमारा वैश्वीकरण है। और इसका मतलब यह है कि जब वस्तु या फिर सेवा या फिर पूंजी या फिर श्रम भी हो सकता है वो, अगर उसका व्यापार जो है दुनिया भर में किया जाता है, तो देशों के बीच ना सूचना और जो शोध के परिणाम है ना वो आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं। तो मतलब जैसे जैसे लोग क्या होता है वैश्वीकरण के आने से ना, लोग एक देश से दूसरे देश आसानी से जाते हैं। कोई भी वस्तु जो होती है वो एक देश से दूसरे देश में आसानी से चली भी जाती है, और एक ही दाम पर वो दोनों देशों में बिक भी रही होती है। ये भी वैश्वीकरण से हो पाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, जो टेक्नोलॉजी है और शोध करना यानी उस पे जो नए-नए इनोवेशन वगैरह किए जाते हैं वो भी प्रवाहित होता है एक देश से दूसरे देश में, ठीक है? तो इसी प्रकार, और अगर मैं वैश्वीकरण को और अच्छे से समझाने की बात करूँ, तो जैसे पहले होता था ना प्राचीन काल में, कि यात्री, व्यापारी या फिर पुजारी या फिर कोई तीर्थ यात्रा अगर करना चाहता था, तो वो ना अक्सर क्या करते थे, आध्यात्मिक पूर्ति के लिए या उत्पीड़न से बचने के लिए, कि कई पहले ये भी होता था ना, किसी किसी कंट्री में अगर ज्यादा उत्पीड़न किया जाता था उनको उनको उनका जीवन रहन सहन ठीक नहीं था, तो वो क्या करते थे, एक देश से दूसरे देश में चले जाते थे। तो इसके लिए क्या करते थे, वो बहुत ही ज्यादा लंबी लंबी दूरियां तय करते थे। ठीक है, ये भी एक वैश्वीकरण का ही उदाहरण है पुराने जमाने की, अगर प्राचीन काल की बात करूँ तो। और वे क्या करते थे ना अपने साथ, जैसे जब वो एक देश से दूसरे देश आते थे लंबी दूरी तय करके, तो उससे क्या होता था, वो अपने साथ सामान भी लेकर आते थे। ऑब्वियसली वो पैसे भी कुछ ना कुछ लेकर ही आते थे, और उनके पास जो कौशल होता था, उनके अंदर जो स्किल होती थी वो भी आ जाती थी, और उनका विचार सोचने का तरीका। ठीक है, तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो अमेरिकी विचार है, अमेरिकी जो सोच है लोगों के अंदर, अमेरिकी या किसी और कंट्री की भी सोच को ले लीजिए, धीरे-धीरे वो भारत में भी विकसित होते जा रही है, राइट? तो ये इसी वजह से होता है कि जब एक देश से लोग जो है अन्य देशों में जाते हैं, तो उनके साथ कई ऐसी चीजें चली जाती हैं, उनका स्किल, उनका विचार, उनके पैसे, उनका मूल्य, उनका रहन-सहन का तरीका, और उसी के साथ-साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छी चीजें, कई बारी क्या होता है, जैसे रोगाणु और बीमारियाँ जैसी चीजें भी कई बारी फैल जाती है, जैसे कि आप कोरोना के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ये सब किसकी वजह से हो पा रहा है, एक देश से दूसरे देश आना जाना हुआ, तभी तो वो चीन से इंडिया में इजीली पहुंच पाया और फिर पूरे वर्ल्ड में पहुंच पाया, राइट? तो इस वजह से कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि इन सारी चीजों का आना जाना पॉसिबल हो पाता है, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसका पॉजिटिव ही इफेक्ट होता है, इसके नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जब इन सारी चीजों का एकीकरण हो जाता है, शोध करना, सूचना, इन सारी चीजों का, और संस्कृति, उनकी राजनीति क्या होती है, सब एकीकृत हो जाती है पूरे दुनिया में, तो ये सब वैश्वीकरण ही है। और आगे हम इसको और अच्छे से समझते हैं कि जो भूमंडलीकृत विश्व है वो बना कैसे, विश्व में वैश्वीकरण आया कैसे, वो उसका निर्माण कैसे हुआ विश्व में। तो हम सबसे पहले ना, अगर मैं इस अध्याय को समझने की बोलूं, उससे पहले हमें ये समझना होगा कि जो वैश्वीकरण है उसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, कि जो वैश्वीकरण है वो आखिर है क्या, इसका मतलब क्या होता है, राइट? तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। अब हम इसको और डिटेल में समझते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं ना, उनको उनके साथ क्या होता है, सामान, नौकरियां एक देश से दूसरे देश तक स्थानांतरित को वैश्वीकरण कहते हैं। या तो कोई व्यक्ति हो सकता है, या सामान, या नौकरियां, जैसे कॉल सेंटर वाली नौकरियां बहुत सारी होती है, राइट? और कोई कोई खासकर जो इंडिया से लोग आईटी वाले होते हैं, वो ज्यादा ट्रैवल करते हैं एक देश से दूसरे देश में, विदेशों में चले जाते हैं वो काम करने के लिए, है ना? इंजीनियर्स वगैरह जो होते हैं, तो व्यक्तियों का, सामानों का, नौकरी, पूंजी प्रवाह, ये सब पूंजी का चला जाना, सामान का या व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाना। और जो नौकरियां होती है, जैसे एमएनसीज कंपनियां होती हैं, वो क्या, ये अन्य देशों की कंपनियां होती है पर वो इंडिया में भी है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें वैश्वीकरण ही होती हैं। और जैसा कि जो भारत है, अगर उसकी खोज किसने करी थी, वास्को डी गामा ने की थी। और अमेरिका की खोज किसने की थी, कोलंबस ने की थी। ये भी एक वैश्वीकरण का एक अच्छा उदाहरण है। और जो वैश्वीकरण है और जो औद्योगिकरण है, उन दोनों ने ही मिलकर जो दैनिक जीवन है उसको बदल कर रख दिया है। सबसे जो मेन टॉपिक है वैश्वीकरण और जो औद्योगिकरण है, इन दोनों की वजह से क्या हुआ है ना, जो
लोगों का जो दैनिक जीवन है ना वो बिल्कुल बदल सा गया है। अगर वैश्वीकरण की मैं एग्जांपल देके बताऊं, तो जैसे मैं इंडिया की ही बात करूँ तो आपके पास खाने के लिए बहुत सारे फूड के ऑप्शंस हैं। अगर आपको पिज़्ज़ा नहीं पसंद तो आप मोमोज़ खा सकते हैं, मोमोज़ नहीं पसंद तो पास्ता खा सकते हैं, पास्ता नहीं तो साउथ इंडियन खा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि वैश्वीकरण की वजह से क्या हुआ ना, लोगों के पास बहुत अधिक ऑप्शन आ गए हैं। कपड़े में आप ऑप्शन देख सकते हैं, जैसे कुर्ते के साथ जीन्स बहुत चलती है, राइट? तो ये सब क्या है? ये सब वैश्वीकरण की वजह से ही हो पाया है, सामान एक देश से दूसरे देश जा पाए हैं। और औद्योगिकरण की बात करूँ तो इससे क्या होता है, चीज़ों की जो निर्माण करने की जो क्षमता होती है वो बेहतर हो जाती है। जो चीज़ पहले उतने अच्छे कंडीशन में नहीं होती थी, वो औद्योगिकरण की वजह से ना बहुत अच्छे कंडीशन में बनाई जा सकती है। और जैसे मैं कपड़े के एग्जांपल लूँ, तो जो हाथ से बुनी जाती थी कपड़े, उससे कहीं ज़्यादा होती बेहतर कपड़े होते हैं क्या? जो उद्योगों द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो औद्योगिकरण है और जो वैश्वीकरण है, उनकी वजह से क्या होता है, लोगों का दैनिक जीवन भी बदल जाता है और बहुत ऐसे बदलाव आ जाते हैं। और अगर मैं 18वीं शताब्दी में बात करूँ, तब तक क्या था, जो भारत था और जो चीन था, वो दुनिया के सबसे अमीर और धनी देश हुआ करते थे। और जो एशियाई व्यापार है, उन उसमें किसका दबदबा होता था? भारत और चीन का ही दबदबा हुआ करता था। हम कब की बात कर रहे हैं? 18वीं शताब्दी तक की, ठीक है? अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जब 3000 ईसा पूर्व, जब 3000 ईसा पूर्व जो है, सॉरी, तो देखिए अब इसको ना हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि जब 3000 ईसा पूर्व जब एक सक्रिय तटीय व्यापार ने क्या किया, सिंधु घाटी की सभ्यता को वर्तमान में जो पश्चिम एशिया है उसके साथ जोड़ दिया। जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसको कहाँ से जोड़ दिया? पश्चिम एशिया की वजह से साथ जोड़ दिया। ये भी वैश्वीकरण का एग्जाम्पल है। और जो रेशम मार्ग है उसने क्या किया, चीन को ना पश्चिम के क्षेत्रों से जोड़ा, जैसे कि जिसको सिल्क रूट भी कहा जाता है। और जो भोजन है उसने अमेरिका से यूरोप और एशिया की यात्रा की, जैसे कि नूडल्स, चीन से इटली की यात्रा करते हुए स्पैगेटी बन गए। जैसे जो स्पैगेटी है ना, वो एक नूडल्स का ही टाइप होता है, पर उसने इतनी यात्रा करी ना कि उसका नाम बदलकर चीन से, जब तक वो इटली पहुंचा तब तक क्या बन गया, वो स्पैगेटी बन गया। तो ये सारी चीजों का, जैसे ये भी किसकी वजह से हो पाया? वैश्वीकरण की वजह से, कि भोजन ने क्या किया, भोजन ने भी ट्रैवल कर रहा, ठीक है। और जो यूरोपीय विजेता थे उन्होंने क्या किया, अमेरिका में चेचक रोगाणु ले गए। ये भी वैश्वीकरण से उपाय, जब वो एक देश से दूसरे देश जा पाए तो उसके साथ क्या हुआ, जरूरी थोड़ा ना हर चीज अच्छी ही होती है, किसी किसी चीज की नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं हर चीज के। तो उनके साथ क्या हुआ, वो अच्छी चीजें लाए, उसके साथ साथ क्या, चेचक जैसे जो रोगाणु होते थे, बीमारियां भी लेकर आए। और एक बार प्रस्तुत किए जाने के बाद यह जो है महाद्वीप में गहरे फैल गए। जब एक बार वो आ गया तो उस महाद्वीप में जो है वो बिल्कुल गहरे तरीके से फैल गया, वो बिल्कुल आदमी जंगल की आग की तरह फैल गया, ऐसा क्या आप कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या, अभी तक हम वैश्वीकरण को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी एग्जाम्पल बताते हैं हमें कि वैश्वीकरण की वजह से ये सभी चीजें जो है वो पॉसिबल हो पाई थी, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं सिल्क रूट क्या था, जिसको हम रेशम मार्ग भी कहते हैं। तो ये था ना, ये एक ऐतिहासिक एक व्यापार मार्ग था, व्यापार करने का एक मार्ग था, एक रास्ता था जिसके जरिए जरिए व्यापार किया जाता था। और इस रास्ते से ना बेसिकली क्या होता था, रेशम यानी जो सिल्क होता था उसी का व्यापार किया जाता था इस रास्ते से। इसीलिए जो ये रास्ता था ना, इसको सिल्क रूट या फिर रेशम मार्ग के नाम से जाना जाने लगा। तो होता यह है कि जो एक ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था, और जो कि ना दूसरी शताब्दी में 14वीं शताब्दी तक, जो दूसरी जो शताब्दी थी वहां से लेके 14वीं शताब्दी तक जो है, ये चीन, भारत, फारस, अरब, ग्रीस और इटली जैसे जो है ना देश, इनको पीछे छोड़ते हुए क्या, ये एशिया के भूमध्य सागरीय तट तक फैल गया था। और उस दौरान ना हुए भारी रेशम व्यापार के कारण इसे सिल्क रूट करार दिया गया। जैसे मैंने बताया ना कि इस रास्ते के जरिए क्या हुआ, रेशम का व्यापार बहुत अधिक मात्रा में हुआ, इसीलिए इसको सिल्क सिल्क रूट के नाम से जाना गया या सिल्क रूट कहा जाने लगा। और ये जो सिल्क मार्ग था, ये मार्ग जो है वो एशिया को यूरोप और जो उत्तरी अफ्रीका है उसके साथ साथ विश्व को जमीन और समुद्र मार्ग से जोड़ रहा था। जमीनी मार्ग से भी जोड़ रहा था और समुद्री मार्ग से भी जोड़ रहा था। तो इस रूट को क्या कहा गया, सिल्क रूट कहा गया। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि जो रेशम मार्ग है, रेशम मार्ग जो है वो सिल्क रूट की विशेषताएं, यानी जो अभी हमने सिल्क रूट देखा उसकी विशेषताएं क्या थी, उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। तो ये जो सिल्क रूट था ना, ये था, यह
इस सिल्क रूट से होकर जो चीन के जो बर्तन थे वो दूसरे देश तक जा चुके। सिल्क रूट से सिल्क ही गया हो ऐसा नहीं था, चीन के जो बर्तन थे वो भी दूसरे देशों तक जा सके। और इससे क्या हुआ कि जो यूरोप है उसमें ना एशिया तक सोना चांदी और जो सिल्क जैसे आते रहे, सिल्क रूट की वजह से ही आए सोना चांदी कहाँ पर, यूरोप में। और जो सिल्क रूट था उसके रास्ते से जो ईसाई, इस्लाम और जो बौद्ध धर्म के लोग थे वो दुनिया भर के विभिन्न भागों में पहुंच पाए, किसकी वजह से, सिल्क रूट की वजह से। और जो रेशम मार्ग था यानी सिल्क रूट, उसको ना दुनिया के सबसे दूर के जो हिस्से होते हैं उनको जोड़ने वाले में से सबसे महत्वपूर्ण मार्ग भी माना माना गया। ये जो रूट है वो ट्रैवल इंडस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप इससे हटकर कुछ नई चीज सीखने की कोशिश करें तो आप जाकर और इसके बारे में डिटेल में गूगल पे भी देख सकते हैं। पर एग्जाम के लिए आपके लिए इतना भी बहुत है। ठीक है, तो जो रेशम मार्ग है, तो इससे क्या होता है ना, दुनिया के जो दूर दूर के स्थान होते हैं ना उसको जोड़ने में भी बहुत महत्वपूर्ण मार्ग रखता है। और जो क्रिश्चियन लोग थे उनके युग से भी पहले ये जो सिल्क रूट है वो अस्तित्व में आया। तो आप सोच सकते हैं कितने पहले से ये अस्तित्व में रहा है, क्रिश्चियन युग आने से भी पहले से। और जो सिल्क रूट है वो दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच ना व्यापार और जो सांस्कृतिक संबंध है उसको बढ़ाने का एक बहुत ही बड़ा स्रोत है। इसके जरिए क्या हुआ, जो व्यापार और जो सांस्कृतिक संबंध थे उसका भी बढ़ाव हुआ और स्रोत बना ये सिल्क रोड। ठीक है, तो अभी तक हमने देख लिया ये सारी चीजें, आई होप कि आपको क्लियर हो रही होंगी। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार जो भोजन है उसकी यात्रा हुई। तो सबसे पहले हम स्पैगेटी देखते हैं। स्पैगेटी क्या थी, जो स्पैगेटी थी ना वो नूडल थी। नूडल को ही स्पैगेटी कहा गया है, नूडल का ही दूसरा रूप है स्पैगेटी। तो जो नूडल है वो चीन की देन है जैसे कि सभी को पता है। और जो वहां से ना दुनिया के दूसरे भागों तक पहुंचा। और भारत में हम इसके देसी संस्करण जो है सेवियो को वर्षों से इस्तेमाल करते हैं। इसी नूडल का जो इटालियन रूप है स्पैगेटी, यानी जो स्पैगेटी वर्ड है वो नूडल का ही इटालियन रूप है। ठीक है, और आज के कई आम जो खाद्य पदार्थ है जैसे कि आलू, मिर्च, टमाटर, मक्का, सोयाफुल, मूंगफली, सोया, शकरकंद, ये सब क्या यूरोप में तब आए जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिका महाद्वीप की खोज कर ली ना। तब जब कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की गलती से, तब क्या हुआ, ये जो सारी चीजें थी वो कहाँ पहुंच पाई, यूरोप में। अदरवाइज वहां तक क्या थे, स्पैगेटी नूडल्स वगैरह ही चल रहे थे। परंतु जब अमेरिका की खोज हुई तब क्या हुआ, ये सारी अन्य चीजें भी वहां तक पहुंच पाई। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं आलू ने किस प्रकार ट्रैवल किया। तो जो आलू है वो उसके आने से ना यूरोप के जो लोग थे उनकी जिंदगी ही समझ लो एक तरह से जिंदगी बदल गई। पहले उनके खान-पान का जो तरीका था वो बिल्कुल अलग था। मतलब उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे खाने को, सही अच्छा प्रोटीन उनको नहीं मिल पा रहा था। तो जब यूरोप में जब आलू पहुंचा तो लोगों की जो जिंदगी थी ना वो एक तरह से बदल सी गई। कैसे कि जब आलू आया तो उनके बाद ही ना, आलू आने के बाद ही जो यूरोप के जो लोग थे वो इस स्थिति में आ पाए कि वो बेहतर खाना खा सके और अधिक दिन तक जी सके। आयरलैंड के जो किसान थे वो आलू पर इतने निर्भर हो चुके थे कि 1840 में ना के दशक के जब मध्य था, 1840 के जब दशक का मध्य आया तब उसमें ना किसी बीमारी के कारण क्या हुआ था कि वो आलू की जो फसल थी वो बर्बाद हो गई थी। तो हुआ ये कि जो आयरलैंड के किसान थे वो आलू पर इतने ज्यादा निर्भर हो गए थे कि जब वहां की फसल बर्बाद हो जाती किसी बीमारी के कारण, तो वहां के जो लोग थे ना उसमें से कई लाख लोग भूख के मारे मर गए। तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा बुरी तरह से जो आयरलैंड के किसान थे वो आलू पर डिपेंड कर रहे थे। आलू पर ही उनका जीवन चल रहा था कि एक बार ही फसल खराब हुई और उसके कारण कई लाख लोग जो हैं भूख के कारण मर गए। और उस अकाल को ना आयरिश अकाल के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए आयरिश अकाल क्या था, तो आप सेम एज इट इज ये जो लाइनें हैं इसको भी लिख सकते हैं कि जब आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण जो आलू की फसल बर्बाद हो जाती है, तबाह हो जाती है, तो उससे क्या होता है, कई लाख लोग जो है वो भूख के कारण मर जाते हैं। और इसी अकाल को कहा किया गया था, आयरिश अकाल के नाम से जाना गया। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि विजय, बीमारी और व्यापार, इसका क्या मतलब है, इसको अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो जब 16वीं सदी आया तो उसमें ना यूरोप के जो नाविकों ने क्या किया था, एशिया और जो अमेरिका के देश थे
उनके लिए ना समुद्री मार्ग खोज लिया था। और नए समुद्री मार्ग की जब खोज हुई तो उसने ना सिर्फ व्यापार फैलाने में मदद की, बल्कि विश्व के जो अन्य भाग थे उनमें यूरोप की तरह की फतह की नींव भी रखी। ऐसा नहीं था कि जो ये समुद्री मार्ग थे उन्होंने सिर्फ व्यापार की ही खोज की। अ, इन मार्गों ने कई ऐसी चीजों की खोज की जिससे जैसे कि यूरोप की फतह तक की नींव रखी गई। और जो अमेरिका था उसके पास ना खनिजों का अकूत भंडार था, मतलब बहुत ज्यादा भंडार था। और इस महाद्वीप में ना अनाज भी जो है वो प्रचुर मात्रा में था, ठीक है। और जो अमेरिका है ना उसके पास अनाज और खनिजों ने दुनिया के अन्य भागों के लिए लोगों का जीवन जो है पूरी तरह से बदल दिया था। जब ये जो रास्ते मिले तो उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों के पास खाने के ऑप्शन बढ़े, अनाज खनिज ये सारी चीजें बनी बढ़ी। तो इस वजह से क्या हुआ, जो लोग थे ना उनका जीवन बिल्कुल ही बदल चुका था। उनका जीवन पहले से बेहतर हो गया था, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि जो विजेता थे यानी जो वहां पे विजय कर चुके थे उनके द्वारा चेचक के कीटाणुओं का प्रयोग ऐसा था कि होता यह है कि जब 16वीं सदी के जब मध्य आता है ना तो उस समय क्या होता है ना कि यूरोप पर लोगों का जो यूरोप के लोग होते हैं वो अमेरिका पर अपनी विजय स्थापित कर लेते हैं। यूरोप के लोग अमेरिका से जीत लेते हैं। पर वो ऐसा नहीं होता कि वो हथियार वगैरह की वजह से, वो इस वजह से जीत पाते हैं, जीत लेते हैं अमेरिका को, कि उनके पास ना एक चेचक जो रोग होता है वो इसको फैलाने में सफल हो जाते हैं। तो होता क्या है कि यूरोप के लोगों के अंदर पहले से ही चेचक फैल जाता है यूरोप में, ठीक है। तो उनके अंदर क्या होता है कि ना प्रतिरोधन क्षमता विकसित हो जाती है यूरोप वाले लोगों के अंदर। परंतु जब यूरोप वाले लोग अमेरिका में जाते हैं तो अमेरिकी लोगों के अंदर तो वो प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं होती है। तो इस वजह से क्या होता है, जो अमेरिकी लोग होते हैं ना वो एक ही साथ जो है पूरी उनकी जो आबादी होती है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की, वो पूरी आबादी ही तबाह हो जाती है इस बीमारी की वजह से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा कि जब 16वीं सदी होती है तो उसके मध्य तक क्या होता है, जो पुर्तगाल और जो स्पेन होता है उसके द्वारा ना अमेरिकी जो उपनिवेश होते हैं उनकी ना अहम शुरुआत हो चुकी होती है। लेकिन जो यूरोपियन होते हैं उनकी ये जो जीत है वो किसी हथियार के कारण नहीं होती है बल्कि एक बीमारी के कारण संभव हो पाती है। तो जब पुर्तगाल पर और जो स्पेन है उसके द्वारा क्या होता है, जो अमेरिकी उपनिवेश होते हैं उनमें अहम भूमिका होती है। पर क्या होता है कि जो यूरोपियन होते हैं वो जीत जीत जाते हैं, परंतु उनकी जीत का कारण कोई हथियार नहीं होता है, कोई बीमारी होती है जिसके कारण वो जीत पाते हैं। तो होता क्या है कि जो यूरोप के लोग होते हैं ना उन पर चेचक का आक्रमण पहले से ही हो चुका था और इसलिए उन्होंने ना इस बीमारी के खिलाफ प्रतिरोधन क्षमता विकसित कर ली थी, है ना। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि उनके अंदर प्रतिरोधन जो क्षमता है वो पहले से ही विकसित हो जाती है। तो फिर जब लोग लेकिन जब अमेरिका पर तब तक जो दुनिया के जो अन्य भाग थे उनसे क्या वो अलग थलग था, जो अमेरिका था वो तब तक दुनिया के जो दूसरे भाग थे वो बिल्कुल अलग थलग थे। और इसीलिए जब अमेरिका के शरीर में ना इस बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिरोधन क्षमता ही नहीं थी। फिर जब यूरोप के लोग वहां पहुंच जाते हैं, अभी तक तो वो दुनिया से अलग ही थलग था अमेरिका, जिसकी वजह से उनके अंदर ये प्रतिरोधन क्षमता विकसित नहीं हो पाती है। फिर जब यूरोप के लोग वहां पहुंचते हैं तो होता क्या है कि वे ना अपने साथ चेचक जैसे जो जीवाणु होते हैं वो भी लेके चले जाते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है कि ये जो चेचक बीमारी थी उसने अमेरिका के कुछ भागों में पूरी की पूरी आबादी ही साफ कर दी। एक भी इंसान नहीं, पूरी की पूरी आबादी ही साफ हो गई कुछ कुछ भागों में। और इस तरह जो यूरोपियन थे ना उन्होंने आसानी से जो अमेरिका थे उस पर जीत हासिल कर लिया। अमेरिकी लोग अमेरिकन पर यूरोपियन ने आसानी से जीत हासिल कर लिया था, ठीक है। तो ये कारण था जिसकी वजह से यूरोपियन जो है वो अमेरिकन पर जीत हासिल कर पाए। तो इसीलिए इसका हेडिंग दिया हुआ है विजेताओं द्वारा चेचक कीटाणुओं का प्रयोग। विजेता बनने के लिए चेचक जैसे कीटाणुओं का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं यूरोप में समस्याएं। तो अब हम देख लेते हैं कि जो यूरोप है उसमें कौन कौन सी समस्याएं थी। तो जब 19वीं सदी की मैं अगर बात करूं तब तक जो यूरोप था ना वहां पर कई ऐसी समस्याएं थी जैसे कि गरीबी, बीमारी, धार्मिक टकराव हो रहे थे लोगों के बीच में। और जो धर्म के खिलाफ जो बोलने वाले लोग थे ना उनमें से कई लोग ना उनको ऐसा लग रहा था कि उनको कोई सजा ना मिल जाए, उसके डर की वजह से वो कहाँ चले गए थे, अमेरिका चले गए थे, ठीक है। कहाँ के लोग, धर्म के खिलाफ जो बोलने वाले लोग थे वो यूरोप के लोग कहाँ चले गए थे, अमेरिका, कि उनको सजा ना मिल जाए क्योंकि वो धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, राइट। और फिर उन्होंने ना अमेरिका में जो मिलने वाले जो अवसर हैं उनका बहुत भरपूर इस्तेमाल किया। जैसा कि अभी मैंने बताया था ना कि जब वो अमेरिका
गए थे तब वहां पे आबादी ही उनकी तबाह हो गई थी किसी पर्टिकुलर कुछ कुछ जगह की। और उनको ना यूरोप वालों को वहां पे जाकर ना बहुत तरह के अवसर मिले जिनका उन्होंने ना भरपूर इस्तेमाल किया, ठीक है। और इससे क्या हुआ, उनकी ना काफी तरक्की भी हो गई उन लोगों की, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि जब कि जो 18वीं सदी है तब तक भारत और जो चीन है उनकी क्या स्थिति रही है, अब हम वो देखते हैं। तो जो 18वीं सदी है तब तक ना भारत और जो चीन है वो दुनिया के सबसे धनी देश हुआ करते थे, ठीक है। और लेकिन जब 15वीं सदी आया तो उससे ही ना जो चीन है उसने बाहरी संकट पर अंकुश लगा दिया। मतलब जब 15वीं सदी में आया था ना चीन, तो उसने क्या किया ना, बाहरी जो संपर्क था उस पर अंकुश लगा दिया। ना बाहर से कुछ लाना है, ना कोई आयात आयात करना है, ना कोई निर्यात करना है। उसने बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल हर चीज पर अंकुश लगा दिया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, दुनिया के बाकी हिस्से जो थे ना वो उन सबसे अलग थलग हो गया चीन, कब, 15वीं सदी के दौरान, ठीक है। और फिर जब चीन के घटते प्रभाव, तो इस वजह से क्या हुआ, वो दुनिया से बिल्कुल अलग थलग हो गया। उसने हर चीज पे पाबंदी लगा दी, अंकुश लगा दिया। और वो अपने ही अंदर, देश के अंदर ही अंदर जो भी विकास करना था वो कर रहा था। और दुनिया के अलग देशों से उसने बिल्कुल ही संपर्क तोड़ दिया था। तो इस वजह से क्या होता है, जो चीन है ना उसका प्रभाव घटने लग जाता है, और जो अमेरिका है उसका प्रभाव बढ़ने लग जाता है। और जिसके कारण जो व्यापार का केंद्र है वो कहाँ चला जाता है, केंद्र बिंदु कहाँ चला जाता है, यूरोप की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। यूरोप की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो अब हम आगे देखते हैं। हम आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, ये इसको डिस्कस कर लेते हैं कि 19वीं शताब्दी यानी 1800, 19वीं शताब्दी में 1815 से लेकर 1914 तक, तो जो 19वीं सदी है उसमें ना, उसमें क्या होता है, जो दुनिया है वो बिल्कुल तेजी से बदल रही होती है। हर तरफ जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और जितने भी तरह के जो क्षेत्र होते हैं ना, उनमें बड़े ही बदलाव बदलाव दिख रहे थे दुनिया के हर क्षेत्र में। और जो 19वीं सदी था तब ना दुनिया बिल्कुल तेजी से बदल रही थी, और उन बदलावों की वजह से ही ना जो विभिन्न देश थे उनके जो रिश्ते हैं, उनके समीकरण ना अभूतपूर्व बदलाव आया था। उनका जो समीकरण अन्य देशों के साथ हो रहा था उसमें भी बिल्कुल बदलाव आ गया था। तो सभी देश जो थे 19वीं सदी के दौरान ना तेजी से बदल रहे थे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि जो अर्थशास्त्री हैं उनका क्या कहना है कि जो आर्थिक आदान प्रदान है वो कितने प्रकार से होता है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो अर्थशास्त्री के अनुसार जो प्रवाह होता है आदान प्रदान का, वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रभाव क्या होता है, इसमें ना व्यापार, जो इसमें व्यापार मुख्य रूप से होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें ना बेसिकली वस्तुओं का प्रवाह होता है, जैसे कि कपड़ा हो गया, गेहूं हो गया। पहले प्रभाव में क्या, वस्तुओं का प्रवाह आप कह सकते हैं, जो कि व्यापार का मुख्य रूप होता है, ठीक है। और जो दूसरा प्रभाव होता है उसमें क्या होता है, श्रम का प्रवाह होता है। इसमें श्रम का प्रवाह होता है, तो कहने का मतलब ये है कि काम या फिर रोजगार की तलाश में ना जब लोग एक जगह से यहाँ से वहां आना जाना करते हैं, एक जगह से दूसरे देश में चले जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि श्रम का प्रवाह होता है। और जब तीसरे की बात करें तो हम इसमें होता है पूंजी का प्रवाह। तो अल्प या फिर दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाके में लोग चले जाते हैं और फिर वहां में निवेश करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया में रहता है और वो अमेरिका में चला जाता है काम करने, ठीक है, तो उसके पास जो इनकम आएगी वो अमेरिकी डॉलर में आएगी, है ना। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो अगर अमेरिका में रह रहा है तो अमेरिका में खर्च भी तो करेगा पैसे, और फिर अपने घर भी तो थोड़े बहुत पैसे भेजेगा। तो इस वजह से क्या होगा, जो अमेरिकी डॉलर के जो पैसे हैं उसके मूल्य ज्यादा होगा, तो वो पैसे इंडिया में भी जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, पूंजी का भी प्रवाह हो जाता है कि वो जाकर वहां पे अपने अमेरिका के पैसे इंडिया में भी भेजेगा, जैसे कि मैंने एग्जांपल से बताया। तो इस वजह से क्या होता है, पूंजी का भी प्रवाह हो जाता है, एक देश में दूसरे देश की पूंजी भी आ जाती है इजीली, है ना। तो इसीलिए तो अर्थशास्त्री कहते हैं कि व्यापार यानी वस्तुओं का प्रवाह, श्रम का प्रवाह और पूंजी का प्रवाह, ये तीन प्रवाह हैं जो कि आर्थिक आदान प्रदान में, आर्थिक लेन देन में होता है, ठीक है। अब हम विश्व अर्थव्यवस्था का उदय क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में देखते हैं। तो इसके समझने के लिए ना हमें सबसे पहले जो ब्रिटेन है उसकी अर्थव्यवस्था पर नजर डालनी पड़ेगी। तो मैं बात करूं तो 18वीं जब सदी आई तो उसके आखिरी दशक तक ना जो ब्रिटेन है उस पे कॉर्न लॉ लगा हुआ था। कॉर्न लॉ क्या होता है, अब हम आगे देखते हैं। तो अगर मैं कॉर्न लॉ की बात करूं तो कॉर्न लॉ ना एक तरह का लॉ होता है जिसमें क्या होता है कि जो सरकार है ना
वो ना मक्के के आयात पर पाबंद लगा देती है। मतलब कि जो मक्का है जितना भी इस देश में है वो है, उसके अलावा वो किसी और देश से मक्का को नहीं लाया जाएगा, यानी आयात नहीं किया जाएगा मक्का का, ऐसा पाबंदी लगा देती है जो सरकार होती है, ठीक है। और ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन की बात करें यहाँ पे, अभी कुछ दिन बाद क्या होता है, जो ब्रिटेन होता है उसमें जनसंख्या बढ़ जाती है। तो ऑब्वियसली आप सबको पता होगा कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, लोगों की मांग भी बढ़ेगी, लोगों का खाना पीना भी बढ़ेगा, लोगों की जो भोजन की मांग है वो भी बढ़ेगी। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो उसी के साथ भोजन की मांग बढ़ती है। तो इसको देखकर क्या होता है कि जो कृषि आधारित सामान होते हैं उसमें भी वृद्धि हो गई। तो लोगों की मांग बढ़ी खाने पीने की, तो किसी कृषि आधारित जो सामान थे उसमें भी वृद्धि हुई। और इससे पहले कि जो ब्रिटेन में भुखमरी आती, सरकार को ऐसा लगा कि अब जनसंख्या जो कुछ ज्यादा ही बढ़ने लग गई है और उनकी मांग भी कुछ ज्यादा ही बढ़ने लग गई है, तो सरकार को जैसे ये अनुभव हुआ, तो सरकार ने ना कॉर्न लॉ समाप्त कर दिया। जो अभी तक लॉ था ना कि किसी और देश से हमारे यहाँ पे या कहीं और से हमारे यहाँ पे कॉर्न नहीं आएगा, तो इस लॉ को उसने सरकार ने समाप्त कर दिया। और फिर जिससे क्या हुआ, अलग अलग देश के जो व्यापारी थे उन्होंने ब्रिटेन में भोजन का निर्यात किया। तो अलग अलग देश के व्यापारियों ने जब भोजन का निर्यात किया उस वहां पे, तो उससे क्या हुआ कि भोजन की जो कमी थी उसमें बदलाव आया और जो विकास होने लग गया। तो अभी क्या हो रहा था, जनसंख्या बढ़ रही थी और कॉर्न लॉ की वजह से कोई वस्तु आ नहीं रही थी, तो इस वजह से भोजन की कमी हो रही थी। परंतु जैसे ही कॉर्न लॉ समाप्त हुआ तो व्यापारियों ने ब्रिटेन में भोजन भेजना शुरू कर दिया, और उससे क्या हुआ कि विकास होना शुरू हो गया। जो भी भोजन की कमी आ रही थी वो अब बढ़ने लग गई थी, है ना। तो अब हम आगे देखते हैं कि दो मेन चीजें हम यहाँ पे देखने को मिलता है हमें, कि जब कॉर्न लॉ लगा होता है तो उस समय क्या होता है, और जब कॉर्न लॉ हट जाता है तो उसके बाद क्या होता है। तो जब कॉर्न लॉ लगा होता है तो उस समय क्या होता है, जनसंख्या बढ़ती है तो उसी के साथ साथ भोजन की भी मांग बढ़ती है, जनसंख्या भी बढ़ती है जैसे मैंने बताया। और फिर क्या होता है कि जैसे जनसंख्या बढ़ रही है भोजन की भी मांग बढ़ रही है, परंतु जो उत्पाद है वो भोजन है वो तो उतना ही है। तो इस वजह से क्या होता है, भोजन के दाम भी बढ़ जाते हैं। लोगों की जब मांग बढ़ती है ना, तो भोजन के मांग भी दाम भी जो है वो बढ़ जाते हैं। कॉर्न लॉ के समय ये होता है। परंतु अब कॉर्न लॉ के बाद क्या होता है, उसमें जब कॉर्न लॉ हट जाता है तो क्या होता है, व्यापार में वृद्धि होती है और विकास जो है वो तेज होने लगता है। और जो भोजन है उसका भंडार भी बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, बहुत भंडार जो है वो इकट्ठा हो जाता है ना। तो ये कुछ चीजें थी जो कॉर्न लॉ के समय थी और कॉर्न लॉ के बाद। अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजीली लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है यानी जो तकनीक है उसका क्या योगदान है। तो इस दौरान क्या होता है, जो विश्व की अर्थव्यवस्था होती है ना, उसमें भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण में जो टेक्नोलॉजी है ना, उसने एक अहम भूमिका निभाई है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जो टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा अहम भूमिका निभाती है। किसी को भी अगर आपको एक देश से दूसरे देश में अगर बात करनी है तो आप तुरंत कॉल लगाकर इजीली आराम से बात कर सकते हैं। इवन आप वीडियो कॉल पे भी आराम से बात कर सकते हैं, है ना। तो आप सोच सकते हैं कि मिनटों में आप टेक्स्ट मैसेज किसी को भेज सकते हैं। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है, तकनीक की वजह से हो रहा है ना। तो भूमंडलीकरण में यानी वैश्वीकरण जो है, वैश्वीकरण उसमें कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का वो प्रभाव है, आप अहम भूमिका है, आप इजीली समझ सकते हैं, राइट। तो इस युग के समय क्या होता है, कुछ मुख्य तकनीकों की खोज होती है, जैसे कि रेलवे, स्टीमशिप। उस टाइम क्या था, उस टाइम टेक्नोलॉजी की बात करें तो यही सब चीजें टेक्नोलॉजी हो रही थी, विकास होता, रेलवे लाइनें आ रही थी, स्टीमशिप चल रहे थे, जो स्टीम से चलते थे शिप, ठीक है, और टेलीग्राफ के जरिए, है ना। तो ये सभी चीजें थी उस टाइम टेक्नोलॉजी में। तो फिर क्या होता है, रेलवे ने ना बंदरगाहों को और जो आंतरिक भूभाग थे उनको आपस में जोड़ दिया। किसी भी जगह पर अगर रेलवे बिछ जाएंगे तो जो बंदरगाह जहां तक समुद्रों की पहुंच होती है वहां तक पहुंचने के लिए बंदरगाहों तक, और जो आंतरिक भूभाग है एक कंट्री के जो आसपास के इलाके हैं, उनको भी रेलवे लाइनों ने जोड़ दिया। जिधर जिधर से वो गए उधर उधर से उनको भूभाग के एरिया को भी उसने जोड़ दिया रेलवे लाइनों ने, है ना। और इससे क्या हुआ कि संपर्क भी बनना आसान हो गया। और जो स्टीम शिप थे उनके कारण क्या हुआ, माल को भारी मात्रा में अटलांटिक के पार ले जाना भी, जो अटलांटिक है उसके पार ले जाना भी आसान हो गया शिप स्टीम की वजह से। और जो टेलीग्राफ है उसकी मदद से क्या हुआ, संचार व्यवस्था में तेजी आई। और इससे जो आर्थिक लेन देन है वो बेहतर रूप से होने लग गया। तो पहले के अकॉर्डिंग जो लेन देन हो रहा था वो अब और भी अच्छे तरीके से होने लग गया था, आर्थिक लेन देन, ठीक है। तो अब हम ये जो चीजें थी ये थी टेक्नोलॉजी का योगदान किस प्रकार से रहा है अभी तक वैश्वीकरण में, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं
ये हम थोड़े पहले की बात कर रहे हैं, तो अब हम देखते हैं कि 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद क्या है। जब 19वीं सदी का जब आखिरी समय चल रहा था, तब उसमें उपनिवेशवाद क्या था, अब हम वो देखते हैं। तो एक तरफ ना जो व्यापार है उसके फैलने से यूरोप के लोगों की जिंदगी बेहतर हो गई, तो दूसरी तरफ उपनिवेश के लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। एक तरफ क्या हुआ, जो यूरोप के लोग थे उनकी जिंदगी बेहतर होने लग गई क्योंकि व्यापार फैलने लग गया, और दूसरी तरफ क्या हुआ, जो उपनिवेश था वहां के लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। और जब अफ्रीका में आधुनिक नक्शे को गौर से देखेंगे ना आप, तो आपको पता चलेगा कि जो ज्यादातर देशों की जो सीमाएं हैं वो बिल्कुल सीधी सीधी रेखा में है, और ऐसा लगता है कि किसी छात्र ने ना सीधी रेखाएं खींच दी हो। और 1885 में जो यूरोप है उसकी बड़ी शक्तियां जो है वो बर्लिन में मिली। कहाँ यूरोप की शक्तियां कहाँ मिली? बर्लिन में। और फिर जो अफ्रीकी महादेश है उसको आपस में बांट लिया गया, और इस तरह से जो अफ्रीका है उसके ज्यादातर देशों की जो सीमा है सीधी रेखा हो गई थी। क्योंकि ना उन्होंने बांट लिया था, बर्लिन में चली गई, कहीं अफ्रीकी महादेश के आपस में बांट लिया। तो इस वजह से क्या हुआ, जो अफ्रीका का देश की सीमाएं थी वो बिल्कुल सीधी सीधी रेखाओं में बट गई है। ठीक है, तब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं रिंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग। ये क्या है? ये ना एक तरह की बीमारी है जो कि किनको होती है, एक पशुओं को होती है। ये वाली बीमारी जो है रिंडर पेस्ट, ये चेचक की तरह ही होती है, परंतु ना ये अ, पशुओं को होती है, जिस वजह से ना बहुत नुकसान होता है जो पशु को पालते हैं उनको। तो रिंडर पेस्ट प्लेग उस टाइम की बात कर रहे हैं हम, जब रिंडर पेस्ट जब प्लेग आता है तो उस वो क्या होता है, एक ऐसा फैलने वाला ना मवेशियों की बीमारी होती है इसमें। ये इसको जो मवेशी होते हैं ना उनको ये बीमारी फैलती है। और वह बीमारी ना, ये बीमारी क्या है कि 1890 ईस्वी के दशक में अफ्रीका में बड़ी तेज से फैलती है। तो वहां पे जितने भी मवेशी होते हैं ना 1890 में, तो उनको बड़ी तेज से फैल जाती है। और रिंडरपेस्ट एक क्या है, विनाशकारी पशु रोग है, जैसा कि मैंने बताया। तो रिंडरपेस्ट जो है उसका प्रकोप क्या कैसे पड़ता है, अब हम वो देखते हैं। तो जो रिंडरपेस्ट है ना, उस रिंडरपेस्ट का अफ्रीका में आगमन हो गया था 1880 के दशक के आखिर में, है ना। और ये जो बीमारी थी उन घोड़ों के साथ आई थी जो ब्रिटिश एशिया लाए गए थे। ब्रिटिश एशिया में ना कुछ घोड़ों को लाया गया था, तो ये जो बीमारी थी वो इन्हीं घोड़ों के थ्रू यहाँ पर आ गई थी। ठीक है, और ऐसा उन इटालियन सैनिकों की मदद के लिए किया गया था जो पूर्वी अफ्रीका में एट्रिया पर आक्रमण कर रहे थे। तो उन घोड़ों को इसलिए लाया गया था, तो जो सैनिक थे ना, जो इटालियन सैनिक थे, और अफ्रीका में एड्रिया पर जो आक्रमण हो रहा था उसकी सुरक्षा के लिए वहां पे जो काम कर रहे थे, उनकी मदद के लिए इन घोड़ों को लाया गया था। ठीक है, ब्रिटिश एशिया लाया गया था। और फिर क्या होता है, इन घोड़ों की वजह से ही ना ये जो बीमारी है रिंडर पेस्ट, जिसको मवेशी प्लेग भी कहते हैं, वो आ जाती है ब्रिटिश पे। और इससे क्या होता है, कई मवेशी जो है वो मारे जाते हैं। कई मवेशियों को ये बीमारी हो जाती है। और फिर क्या होता है कि जो रिंडर पेस्ट है ना, वो पूरे अफ्रीका में ना, जैसे जंगल की आग नहीं होती है, एक ही साथ बढ़ जाती है, वैसे ही एकदम जंगल की आग की तरह ये जो बीमारी है वो फैल जाती है। और फिर 1892 के आते आते ना ये जो बीमारी होती है वो अफ्रीका का जो पश्चिमी तट होता है वहां तक पहुंच चुकी होती है। और इस दौरान जो रिंडर पेस्ट है उसने अफ्रीका के मवेशियों की जो आबादी है उसका 90% हिस्सा जो है वो बिल्कुल साफ कर दिया था। और जो अफ्रीकी थे, क्योंकि जो अफ्रीकी लोग थे उनके लिए मवेशियों का नुकसान होने का मतलब था जैसे उनकी रोजी रोटी छिन जाना, क्योंकि उनकी जो रोजी रोटी कमाई का जो जरिया था वो मवेशी ही हुआ करते थे। और क्योंकि उन मवेशियों को ये बीमारी हो गई, तो इससे क्या हुआ, उनके लिए उनके रोजी रोटी छिन जाने का भी खतरा पैदा हो गया अफ्रीकियों के लिए। और फिर जब उनके पास खानों और बगानों में मजदूरी करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि उनके मवेशी तो चले गए, और इस तरह से जो मवेशी थे ना, उनकी एक बीमारी ने जो यूरोपियन है उनको अफ्रीका में अपना उपनिवेश फैलाने में मदद कर दिया। तो इस बीमारी की वजह से जो यूरोपियन थे उन्होंने अफ्रीका में अपना उपनिवेश फैलाने में मदद मिल गया यूरोपियंस को। कहाँ पे? अफ्रीका में। तो इस रिंडरपेस्ट बीमारी में आप यही ध्यान रखना है कि एक मवेशियों को होने वाली बीमारी थी जो किसी जंगल की आग की तरह अफ्रीका में फैल गई थी। और इससे क्या हुआ था, मवेशियों की 90% जो हिस्सा था वो साफ हो गया था। और अफ्रीकियों के लिए ये जो मवेशी है ना उनका नुकसान का क्या मतलब था कि उनकी रोजी रोटी का छिन जाना। और इसी बीमारी की वजह से जो यूरोपियन थे वो अफ्रीका के अंदर अपना उपनिवेश फैला पाए थे। ठीक है,
तो अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो भारत है उससे अनुबंधित श्रमिकों का जाना। अनुबंधित श्रमिकों का मतलब है एक कॉन्ट्रैक्ट होता था जिसके थ्रू इन श्रमिकों को ले जाया जाता था। परंतु वो कॉन्ट्रैक्ट तो होता था पर मजदूरों को ये भी नहीं पता होता था कि वो कहाँ जाएंगे, किस कंडीशन में काम करेंगे और इवन क्या काम करना है उनको ये भी नहीं पता चलता था। बस एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया जाता था और उनसे झूठ बोलकर और उनको ले जाया जाता था उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत। तो उनको, उन मजदूरों को क्या बंधुआ मजदूर भी कहा जाता है, आपने सुना भी होगा। तो अब हम वही देखते हैं। तो वैसे मजदूर जो किसी खास मालिक के लिए खास अवधि के लिए काम करने को प्रतिबंधित हो, बंधुआ मजदूर कहलाते हैं। मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए, कितने भी साल हो सकते हैं, कितने भी महीने हो सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए और किसी भी मालिक के लिए जो व्यक्ति काम किसी मालिक के लिए जो व्यक्ति अनुबंधित है कि मतलब उसको इस मालिक के लिए काम करना ही है, चाहे एक निश्चित समय के दौरान, तो उनको क्या कहते हैं, बंधुआ मजदूर। एक तरह से वो बंध जाते हैं, उनके गुलाम की तरह एकदम बंध जाते हैं कि उनको जो मालिक बोलेगा वो करना ही है, इसलिए वो बंधुआ मजदूर होते हैं। और सबसे ज्यादा जो आधुनिक बिहार था, उत्तर प्रदेश था, मध्य भारत था, तमिलनाडु और सूखाग्रस्त जो इलाके थे, उसके जो कई गरीब लोग जो थे ना, वो मजदूर बन गए थे। कौन से? बंधुआ मजदूर। और इन लोगों को मुख्य रूप से कैरेबियन आइलैंड, मॉरिशस और जो फिजी है, वहां पर ज्यादातर कहाँ के लोग गए थे? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के लोग, है ना। और जो सूखाग्रस्त लोग था, और भेजा कहाँ गया था? आयरलैंड, मॉरिश और फिजी जैसे इलाकों में उनको भेजा गया था, है ना। और साथ ही साथ जो भारत के जो बंधुआ मजदूर थे ना, उनको असम के चाय बागानों में भी बागानों में भी बंधुआ मजदूर के तौर पे काम करने के लिए असम के चाय बागानों में भी भेजा गया था। तो अब हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता था ना, जो एजेंट है, सॉरी, तो वो कांटेक्ट तो करवा लेते थे, परंतु जो एजेंट होता था ना, वो अक्सर झूठ बोलता था, झूठे वादे करता था। और ये जो मजदूर होते थे, उनको ना ये भी नहीं पता होता था कि वो कहाँ काम पर जा रहे हैं, क्या काम करने जा रहे हैं, है ना, जैसे मैंने भी बताया। और इन मजदूरों के लिए जो नई जगह थी ना, उस पर बड़ी भयावह स्थिति होती थी। ना उनको रहने का ठिकाना, ना खाने का टाइम पे, बिल्कुल ही भयावह स्थिति में, और उनको बंधुआ मजदूर की तरह काम करना होता था। और उनके पास कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होते थे, और उन्हें ना कठिन परिस्थितियों में काम भी करना पड़ता था। ठीक है। और जो 1900 के दशक के से क्या होता है कि जो भारत है उसके राष्ट्रवादी लोग जो है वो बंधुआ मजदूर के सिस्टम का विरोध करने लगते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों को पता चलता है कि वो लोगों को लेके तो जाते हैं झूठ बोलकर, झूठे वादे कर कर कि हमको ये देंगे वो देंगे, परंतु वहां पे जाकर जो उनकी कंडीशन है वो बिल्कुल बदतर हो जाती है। कठिन परिस्थिति में उनको काम करना पड़ता है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों को ये चीज पता चलता है, तो जो राष्ट्रवादी भारत के लोग होते हैं वो इस चीज का विरोध करने लगते हैं। और इस विरोध की वजह से ये जो सिस्टम होता है उसको 1921 में समाप्त कर दिया जाता है। ये जो बंधुआ मजदूर वाली जो काम चल रहा था, बंधुआ मजदूर वाला जो अनुबंध चल रहा था, कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा था, उसको समाप्त कर दिया जाता है 1921 में, क्योंकि लोग जो है इस सिस्टम का विरोध करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं कि जो विदेश है उसमें भारतीय उद्यमी क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। अब हम उसको देखते हैं। ठीक है। तो जो भारत है उसके में अगर नामी बैंकर की बात करूं, तो जो शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टू कोटई चेटियार, इनका नाम आता है अगर हम नामी बैंकरों की बात करें तो। और वे ना दक्षिणी और जो केंद्रीय एशिया होता था ना, उसमें कृषि निर्यात में पूंजी लगाते थे। और भारत में और जो विश्व के विभिन्न भाग हैं उनमें पैसा भेजने के लिए उनका उनका अपना ही एक परिस्थिति, उनका ना एक अलग ही सिस्टम होता था जिसके जरिए वो अलग अलग भागों में, विभिन्न देशों में, जब भागों में पैसा भेजते थे। और जो भारत के व्यवसायी थे और जो महाजन थे, उनका ना उपनिवेशी शासक के साथ अफ्रीका भी पहुंच जाते हैं। वो क्या होता है कि जब उपनिवेशी शासकों के साथ क्या होते हैं, वो अफ्रीका भी पहुंच जाते हैं। और हैदराबाद के जो सिंधी व्यवसायी तो यूरोपियन उपनिवेश में भी आगे निकल गए। होता क्या है कि जो हैदराबाद के सिंधी होते हैं वो व्यवसाय में इतने आगे निकल जाते हैं कि जो यूरोपियन उपनिवेश होता है ना, उनसे भी आगे निकल जाते हैं। और फिर 1860 के दशक तक उन्होंने जो पूरी दुनिया होता है ना, पूरी दुनिया में महत्वपूर्ण जो बंदरगाह थे उस पे फलते फूलते इम्पोरियम भी बना लिए थे उन्होंने। उन्होंने इतना विकास कर लिया था कि उन्होंने इम्पोरियम तक बना लिए थे।
1860 के दशक तक। ठीक है, 60 के दशक तक। तो अब हम आगे देखते हैं कि जो भारतीय व्यापार है, उपनिवेश और जो वैश्विक व्यवस्था है, उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं कि भारतीय व्यापार कैसे था, उपनिवेश क्या था, वैश्विक व्यवस्था क्या थी, जो विश्व था उसमें व्यवस्था कैसी चल रही थी, इन सारी चीजों को हम देखते हैं। तो जो भारत है उसमें उम्दा कॉटन के जो कपड़े हैं वो वर्षों से यूरोप में निर्यात किए जा रहे थे। लेकिन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आता है तो उसके बाद जो स्थानीय उत्पादक होते हैं उन्होंने ना ब्रिटिश सरकार को भारत से आने वाले जो कॉटन के कपड़े थे उस पर प्रतिबंध लगा देते हैं। ब्रिटिश सरकार जो होता है वो ना भारत से जो वस्त्र आ रहे थे कॉटन के उस पर प्रतिबंध लगा देता है। और भारत को वो लगाने के लिए बाध्य किया कि अब तुम ना इस पे बाध्य करो, इस पे प्रतिबंध लगाओ। और इससे क्या होता है जो ब्रिटेन होता है उसमें बने जो कपड़े होते हैं वो भारत के बाजारों में भारी मात्रा में आने लगे। तो अभी तक क्या था कि भारत ने ना प्रतिबंध लगा रखा था। तो उस इसीलिए तो जो ब्रिटिश होता है वो भारत को अनुबंधित करते हैं, प्रतिबंध को हटाने के लिए बाध्य करते हैं। तो फिर जैसे ही वो हटता है तो उससे क्या होता है जो भारत होता है उसमें ना जो भारत का जो बाजार होता है उसमें भारी मात्रा में ब्रिटेन के कपड़े आने लगते हैं। और फिर 1800 में क्या होता है जो भारत होता है उसके निर्यात में 30% जो हिस्सा है वो कॉटन कपड़ों का था और 1815 में गिरकर 15% रह जाता है। क्योंकि इस समय तक क्या था प्रतिबंध लगा हुआ था तो इसीलिए 30% हिस्सा तक इसका कॉटन कपड़ों का। परंतु जैसे ही प्रतिबंध हटता है तो 1815 में ये जो संख्या है वो गिर जाती है और 15% ही रह जाती है। और फिर 1870 आते आते क्या होता है ये जो है ना 3% ही रह गया। लेकिन जब 1812 से 1871 तक कच्चे कॉटन का जो निर्यात है वो 5% से बढ़कर 35% हो गया। क्योंकि ना इस दौरान क्या होता था निर्यात किए गए जो सामान थे उसमें नील यानी इंडिगो की खेती में जो है उसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई और भारत जो है उसमें सबसे ज्यादा निर्यात होने वाला एक सामान था। भारत से सबसे ज्यादा निर्यात होने वाला एक सामान क्या बन गया था नील इंडिगो। और अफीम जो मुख्य रूप से चीन जाता था। अफीम और जो नील ये क्या थी मुख्य वस्तुएं बन गई थी जो भारत से निर्यात होती थी। ठीक है, और आगे देखते हैं हम कि जो भारत है उससे ना ब्रिटेन को कच्चे माल और जो अनाज है उसका निर्यात बढ़ने लगा और ब्रिटेन से जो तैयार माल था उसका आयात बढ़ाने के लिए इससे एक ऐसी स्थिति स्थापित हो जाती है कि जब ट्रेड सप्लायर में ब्रिटेन के हित में हो गया तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो ट्रेड सप्लायर होता है ट्रेड सप्लायर वो भी क्या होता है वो ब्रिटेन के हित में आ जाता है और इस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी ब्रिटेन के फेवर में काम करने लग जाता है ब्रिटेन के फेवर में बोलता है। तो भारत के जो बाजार होते हैं उससे जो आमदनी होती थी ना उसका इस्तेमाल ब्रिटेन जो है अन्य उपनिवेशों की देखरेख करने के लिए करता था और जो भारत है उसमें रहने वाले जो अपने ऑफिसर हैं उनको होम चार्ज देने के लिए करता था। मतलब वो जो भारत के बाजार थे उसमें जो आमदनी हो रही थी उसका इस्तेमाल कौन कर रहा था ब्रिटेन के अन्य उपनिवासी करने लगते हैं। और फिर देखते हैं और जो फिर कहते हैं कि जो भारत में रहने वाले जो ऑफिसर्स हैं उनको कहते हैं कि वो अपना होम चार्ज दें, घर में रहने का चार्ज यानी होम चार्ज दें। तो फिर जो भारत है उससे के बाहरी जो कर्जे की जो भरपाई है और जो रिटायर ब्रिटिश ऑफिसर हैं वो जो कि भारत में ही थे परंतु वो रिटायर हो गए थे। कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स भारत में ही रह रहे थे। ठीक है, तो वो रिटायर हो जाते हैं तो उनका जो पेंशन का खर्चा है ना वो भी होम चार्ज के अंदर ही आता था। क्या करते थे जो ऑफिसर्स थे उनसे होम चार्ज लिया करते थे और जो रिटायरमेंट के ऑफिसर्स होते थे जो कि ब्रिटिश के होते थे परंतु रहते भारत में ही थे तो उनकी भरपाई के लिए भी चार्ज होम चार्ज के अंदर ही आता था, जो उनके पेंशन का खर्चा आता था वो भी। तो अब हम आगे देखते हैं महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। तो जैसा कि आपको पता है जो प्रथम विश्व युद्ध है वो क्या हुआ था, वो मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा गया था। एक मित्र राष्ट्र थे और दूसरी ओर धुरी राष्ट्र थे। जो दो राष्ट्र थे मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र जिनके अंदर बहुत सारे देशों ने मिलकर दो राष्ट्र बना लिए थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। इन दोनों के बीच में ये जो है प्रथम विश्व युद्ध जो है वो लड़ा गया था। ठीक है, और इस समय के दौरान क्या हुआ था जो दुनिया थी उसमें आर्थिक राजनीतिक और हर तरह से ना दुनिया में अस्थिरता आ गई थी। और इस वजह से क्या हुआ था एक दयनीय युद्ध का अनुभव करना पड़ा था दुनिया को। हर चीज में हर तरफ जो है एक अस्थिरता आ गई थी और दयनीय व्यवस्था का
उस समय अनुभव करना पड़ा था लोगों को, ठीक है। और जो प्रथम विश्व युद्ध था वो दो गुटों के बीच लड़ा गया था, जैसे कि आप सभी को पता है। एक और सहयोगी थे और दूसरी ओर उसके विपरीत दिशा में थे। तो सहयोगी में थे जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और बाद में अमेरिका भी शामिल हो गए थे। और विपरीत दिशा में क्या हुआ था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य था एक, और तुर्की। और ये जो युद्ध था वो कितने 4 वर्षों तक चला था, जैसा कि पता है आप सभी को, है ना। जो प्रथम विश्व युद्ध था हमारा। और फिर इसके आगे के क्या होता है कि जो युद्धकालीन रूपांतरण होता है वो क्या होता है, मतलब युद्ध के दौरान जो जो रूपांतरण आते हैं वो क्या है, जो जो चीजें बदलती हैं। तो पहले विश्व युद्ध में क्या होता है, जो पूरी दुनिया होती है ना उसको कई मायने से झकझोर कर रख देती है, उसको पूरी दुनिया के सामने कई ऐसी चीजें होती है जिनका अनुभव उन्होंने पहले से नहीं किया होता है। और लगभग 90 लाख लोग जो है वो मारे जाते हैं और 2 करोड़ लोग क्या होते हैं, घायल हो जाते हैं। और मरने वाले या अपाहिज होने वाले जो लोग थे, उनमें से ज्यादातर जो लोग थे ना, वो उस उम्र के थे जब वो आदमी आर्थिक उत्पादन करता था। मतलब उनमें से अधिकतर लोग जो घायल हुए थे या मरे थे वो उस उम्र के थे जो आर्थिक उत्पादन, मतलब अपने घर के लिए अपने कामकाज करने वाले जो उम्र के लोग होते थे, जो पैसे कमाते थे और अपने घर का पालन पोषण करते थे और घर के लिए आमदनी आमदनी करते थे और आर्थिक रूप से कमाते थे, ठीक है। और यही वो ज्यादा उम्र था जो ज्यादा मरे थे और अपाहिज हुए थे। और इससे क्या हुआ था, जो यूरोप था वो सक्षम शरीर शरीर वाले जो कामगार थे उनको भारी कमी हो गई, क्योंकि यूरोप में अधिकतर लोग जो घायल हुए वो कौन थे, जो सक्षम शरीर था उनके पास काम करने की ताकत अच्छी थी, वो अच्छा काम कर सकते थे। और वही ज्यादा घायल हो गए थे, इस वजह से क्या हुआ, वहां पे भारी कमी आ गई सक्षम शरीर वाले लोगों की, ठीक है। और जो परिवार था उसमें जो कमाने वाले लोग थे उसकी संख्या भी कम हो गई, जिसके कारण क्या हुआ, जो पूरा यूरोप था उसमें लोगों की आमदनी फिर से एकदम ही घट गई। और फिर जो ज्यादातर पुरुष थे ना उनको क्या हुआ, उनको युद्ध में शामिल होने के लिए बाध्य होना पड़ा, ठीक है। और फिर कारखाने में क्या हुआ, महिलाएं काम करने लगी। ऑब्वियसली जब पुरुष का संख्याएं कम गई तो महिलाएं काम करने लग गई, और जो काम पारंपरिक रूप से पुरुषों के लिए किए जाते थे ना, वो भी अब उन्हें महिलाएं, वो भी काम जो थे अब महिलाओं को करना पड़ गया, है ना। और फिर क्या होता है, इस युद्ध के बाद क्या होता है, जो दुनिया थी ना उसके कई बड़े आर्थिक शक्तियां जो थी वो उनके बीच के जो संबंध थे ना टूट गए थे। इस युद्ध की वजह से क्या हुआ, कई बड़ी बड़ी आर्थिक शक्तियां थी जिनके संबंध अच्छे थे, परंतु इस युद्ध की वजह से ये जो संबंध थे वो टूट से गए थे, है ना। और ब्रिटेन को क्या हुआ, युद्ध के जो खर्चे थे उठाने के लिए अमेरिका से कर्जा लेना पड़ा ब्रिटेन के ऊपर। इतना ज्यादा मतलब प्रेशर हो गया, उसके पास इतनी कमी हो गई हर चीज की कि उसको अमेरिका जैसे देश से कर्ज लेना पड़ गया ब्रिटेन को, ताकि वो युद्ध का खर्चा उठा सके। और इस युद्ध ने क्या किया, जो अमेरिका है उसको अंतरराष्ट्रीय कर्जदार से अंतरराष्ट्रीय साहूकार बना दिया। पहले क्या हो रहा था कि जो अंतरराष्ट्रीय अमेरिका जो था वो अंतरराष्ट्रीय एक तरह से कर्जदार था, परंतु अब वो कर्जदार से हटकर क्या बन गया था, अंतरराष्ट्रीय साहूकार बन गया था। सबको पैसे वो दे रहा था इस युद्ध के टाइम। और अब क्या होता है कि जब विदेशी सरकार होते हैं वो लोगों को अमेरिका में संपत्ति की तुलना में, जो अमेरिका की सरकार है और जो उसके नागरिक हैं उनकी जो विदेशों में ज्यादा संपत्ति होने लग गई, है ना। ऑब्वियसली वो सबको पैसा देने लग गए, तो इस वजह से क्या हुआ, उनकी विदेशों में जो है ज्यादा संपत्ति होने लग गई, चाहे वो अमेरिकी सरकार हो या अमेरिकी नागरिक हो, है ना। फिर उसके आगे क्या होता है कि अब हम देखते हैं कि जो युद्ध के दौरान, यानी जब युद्ध खत्म हो जाता है, युद्धोत्तर सुधार यानी युद्ध के बाद के क्या क्या सुधार थे वो चीजें। तो जब ब्रिटेन में जब युद्ध में व्यस्त था, तब क्या होता है, जापान और जो भारत थे वो उद्योग का विकास हुआ। जिस टाइम जो ब्रिटेन था वो युद्ध में लगा हुआ था, उस टाइम जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि जापान और जो भारत है वो उस समय कहाँ लगे हुए थे, औद्योगिक विकास करने में लगे हुए थे। और युद्ध के बाद क्या होता है, जो ब्रिटेन है उसको ना अपना पुराना दबदबा कायम करने में परेशानी होने लग जाती है, क्योंकि वो पहले से कमजोर हो चुका होता है ब्रिटेन। और साथ ही जो ब्रिटेन होता है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जापान से टक्कर लेने में भी असक्षम हो जाता है ना। और युद्ध के बाद क्या होता है, जो ब्रिटेन होता है उस पर अमेरिका का भारी कर्जा लग चुका होता है। अब ब्रिटेन इतना ज्यादा कर्ज ले चुका होता है अमेरिका से कि वो कर्ज से एक तरह से लद जाता है अमेरिका की, ठीक है। कौन कर्ज लेता है, ब्रिटेन लेता है अमेरिका से। और युद्ध के समय क्या होता है, जो ब्रिटेन होता है ना उसमें चीजों की मांग में तेजी आई थी, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था थी ना जो फल फूल रही थी। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद क्या हुआ, मांग में गिरावट आ गई। जब युद्ध चल रहा था तो ब्रिटेन में चीजों की मांग बढ़ रही थी, तो उसका जो अर्थव्यवस्था था वो फल फूल रहा था। पर जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तो मांग भी बढ़ गई, तो उसमें गिरावट आ गई, ठीक है। और युद्ध के बाद क्या हुआ, जो ब्रिटेन है उसमें 20% जो कामगार थे उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया, क्योंकि
युद्ध के दौरान तो युद्धों की जो चीजें होती हैं जैसे हथियार वगैरह उनकी मांग बढ़ रही थी, परंतु जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तो इसकी मांग घट गई, गिरावट आ गई। तो इस वजह से क्या हुआ, जो 20% कामगार थे, काम कर रहे थे, जिनको नौकरियां मिली थी, उनको वापस से अपनी नौकरियों से हाथ गंवाना पड़ गया था। ठीक है। और फिर युद्ध के पहले क्या होता है, जो पूर्वी यूरोप होता है उसमें गेहूं का मुख्य निर्यातक था। युद्ध के पहले की बात कर रहे हैं हम, पूर्वी जो यूरोप था वो गेहूं का मुख्य निर्यातक था, लेकिन युद्ध के दौरान क्या होता है, जो पूर्वी यूरोप है उस वो युद्ध में शामिल होने की वजह से ना कनाडा, अमेरिका और जो ऑस्ट्रेलिया है उसके गेहूं के मुख्य निर्यातक के रूप में उभरे। ठीक है। और जैसे ही युद्ध खत्म हुआ तो पूर्वी जो यूरोप था उसने फिर से गेहूं की सप्लाई शुरू कर दी। इस कारण क्या हुआ, जो बाजार है उसमें गेहूं की अधिक खेप आ गई और कीमतों में भारी गिरावट आ गई। तो हुआ क्या कि पहले तो निर्यात करता था पूर्वी यूरोप, फिर युद्ध के दौरान क्या हुआ, जो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे थे ना वो भी निर्यातक बन गए गेहूं के, मतलब भेजना शुरू कर दिया उन्होंने भी, अपने देश से बाहर भेजना शुरू कर दिया गेहूं को। और फिर क्या हुआ, फिर इस वजह से क्या हुआ कि सप्लाई जो है वो बाजार में बहुत अधिक हो गई और इसकी वजह से उसकी कीमतों में गिरावट आ गई। और इसे इससे क्या हुआ, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी ना उसमें भी तबाही सी आ गई कि उनका जो फसल था वो कितने ज्यादा कीमतों पर पहले बिकता था, परंतु क्योंकि अधिक खेप हो गई थी, फसल ज्यादा हो गया था बाजार में, तो इस वजह से जो उसकी कीमतें थी वो गिर गई। इस वजह से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी उसमें तबाही सी मच गई। और बड़े पैमाने पर अब हम आगे देखते हैं कि जो बड़े पैमाने पर उत्पादन थे और जो उपभोग की शुरुआत हो गई वो कैसे हुई। तो अमेरिकी जब अर्थव्यवस्था में युद्ध के बाद के जब झटकों से तेजी से निजात मिलने लगी, युद्ध के बाद जब उसको झटका लगा था युद्ध के टाइम, तो उसके बाद से वो तेजी से निजात मिलने लगा और 1920 के दशक में क्या हुआ ना, बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया और अमेरिकी जो अर्थव्यवस्था थी उसकी मुख्य पहचान बन गई। और फोर्ड मोटर के संस्थापक हेनरी फोर्ड मास प्रोडक्शंस के जनक माने जाते थे। जो हेनरी फोर्ड मास थे वो प्रोडक्शन के जनक माने गए और बड़े पैमाने पर क्या हुआ, जो उत्पादन करने से उत्पादन क्षमता भी बढ़ी और कीमतें भी जो है वो घट गई। और जो अमेरिका के कामगार थे वो बेहतर कमाने लगे थे, इसीलिए उनके पास जो खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे थे, क्योंकि युद्ध के बाद अमेरिका की स्थिति अच्छी हो गई थी और वो लोगों को कर्ज दे रहा था और इस वजह से क्या हो रहा था, वहां के जो लोग थे उनके भी बेहतर स्थिति हो गई थी। अब उनके पास खर्च करने के लिए उनके पास पैसे ज्यादा थे और इससे क्या हुआ, विभिन्न उत्पादों की मांग भी तेजी से बढ़ने लग गई। होता है जब लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे आते हैं तो लोगों की मांग भी बढ़ती है। जैसा कि अब इंडिया में एग्जांपल ले तो अब धीरे धीरे लोगों के पास इनकम अगर ज्यादा हो रही है तो वो ट्रैवल की ओर बढ़ रहे हैं, ट्रैवल करना पसंद करते हैं, घूमना फिरना पसंद करते हैं। तो इस वजह से क्या नई नई चीजों की मांग, होटल्स वगैरह मांग है ना बढ़ती है ना। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे उनका खर्च बढ़ा तो तेजी से मांग बढ़ने लग गई। और फिर 1919 में क्या हुआ, जो 20 लाख से बढ़कर 1929 में 50 लाख हो गया। जो उत्पादों की मांग थी वो बिल्कुल तेजी से बढ़ने लग गई। ठीक है। फिर उत्पादन की बात कर रहे हैं, उत्पादन जो था 1919 में 20 लाख था और 1930 में 50 लाख हो गया। और इसी तरह से क्या हुआ, जो बाजारी सामान जैसे कि बजाज के द्वारा जो बनाए गए जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियो, इन सभी की मांग भी तेजी से बढ़ने लग गई क्योंकि लोगों के पास अब पैसा भी एक्स्ट्रा हो गया था। और फिर जो अमेरिका थे उसमें घरों की मांग भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। आसान किस्तों पर क्या हुआ, कर्ज की सुविधा की दी गई और इस कारण से क्या हुआ, इस मांग और हवा मिली। जो किस्तें, अब क्या हुआ था, घरों की मांग बढ़ रही थी और उसी के साथ क्या हुआ, आसान किस्त भी मिलने लग गई। तो इस वजह से क्या हुआ, जो मांग थी ना उसको और बढ़ावा मिल गया और अधिक बढ़ गया ये। तो इस तरह से क्या हुआ, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था थी ना वो खुशहाल हो गई पहले के मुकाबले में। और 1923 में क्या हुआ, जो अमेरिका है उसने दुनिया के अन्य हिस्सों को पूंजी निर्यात करना शुरू कर दिया और सबसे बड़ा विदेशी साहूकार बन गया। मतलब पूरी दुनिया के जो अन्य देश थे उन सबको वो पूंजी यानी पैसे निर्यात करने लग गया और बड़ा एक सबसे बड़ा साहूकार बन गया। और इससे क्या हुआ, जो यूरोप की अर्थव्यवस्था थी ना उसको भी सुधारने का मौका मिला और जो पूरी दुनिया है उसका व्यापार अगले 6 वर्षों तक वृद्धि दिखाता रहा। इस वजह से क्या हुआ, जो पूरी दुनिया थी ना उसमें भी उनके व्यापार में वृद्धि हुई अगले 6 वर्षों तक। और फिर आगे क्या हुआ कि ना महामंदी आती है। तो महामंदी क्या है, कैसे आता है, अभी तक तो सब ठीक चल रहा था वो देखते हैं हम। तो महामंदी की शुरुआत जो है 1929 में हुई और ये जो संकट है वो 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। और इस दौरान क्या हुआ, जो विश्व है उसके ज्यादातर हिस्सों में ना
उत्पादन, रोजगार और आय और व्यापार जो थी ना, इन सारी चीजों में एकदम से अचानक से गिरावट आ गई। और युद्धोत्तर जो अर्थव्यवस्था थी, युद्ध के बाद जो अर्थव्यवस्था थी, वो बहुत ही ज्यादा एकदम कमजोर हो गई और कीमतें जो थी वो गिरी। तो क्या हुआ, जो किसान की आय थी वो भी ऑब्वियसली घटने लग गई, और जो आमदनी थी वो भी बढ़ाने के लिए जो किसान थे वो अधिक मात्रा में उत्पादन करने लग गए। चीजों की कीमतें घट गई, परंतु जो किसान थे ना वो चाहते थे कि उनकी आमदनी बढ़े, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, फसल की ना अधिक मात्रा में उत्पादन करने लग गए। कम बिक पैसे में बिक रहे हैं तो उत्पादन अधिक करेंगे तो बिकेगा। तो बहुत सारे देशों ने क्या किया, अमेरिका से कर्ज ले लिया था, और जो अमेरिकी थे वो उद्योगपतियों ने मंदी आशंका को देखते हुए क्या किया, जो यूरोपीय देश थे उनको कर्ज देना बंद कर दिया। अभी तक तो यूरोप को कर्ज दे रहे थे, परंतु उनको ऐसा लगा कि अब मंदी आ सकती है, इसलिए उन्होंने कर्ज देना भी बंद कर दिया। और जो हजारों बैंक थे ना वो दिवालिया हो गए। बहुत पैसा दे दिया था लोगों को, तो कहीं वो कोई पैसा रिटर्न उसको कर देता था, कोई उसको नहीं दे पाता था अमेरिका को पैसे वापस। तो इस वजह से क्या हुआ, वहां पे भी उसने ये सब देख के कर्ज देना तो बंद कर दिया। उसी के साथ साथ कई ऐसे बैंक थे जिनको बंद करवाना पड़ गया, बैंक यहाँ तक कि दिवालिया भी हो गए। ठीक है, तो ये तो अमेरिका की महामंदी की बात। अब देखते हैं कि भारत में और महामंदी जो है, भारत के अंदर जो महामंदी है उसका क्या प्रभाव हुआ। तो 1928 और 1934 के बीच जो देश था, उसका आयात निर्यात एकदम घटकर आधा हो गया। मतलब देश के अंदर आना और देश के अंदर चीजें जाना, देश के से बाहर से चीजें जाना। तो ये जो चीजें थी, आयात यानी आना और निर्यात यानी जाना, तो ये जो चीजें थी ना वो घटकर एकदम आधा रह गई जितना पहले होती थी। और जो अंतरराष्ट्रीय बाजार था उसमें जो कीमतें थी वो भी गिरने से क्या हुआ, जो भारत है उसमें गेहूं की कीमत भी 50% गिर गई। कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब कीमतें गिर रही हैं तो ऑब्वियसली भारत में भी गिरती, तो 50% तक की जो कीमतें थी वो गिर गई थी। और फिर क्या हुआ, किसान जो थे और काश्तकार जो थे, खासकर जो किसान वगैरह थे उनको ज्यादा नुकसान हुआ। और जो महामंदी था वो शहरी जनता एवं जो अर्थव्यवस्था थी उसके लिए भी हानिकारक हुई। ऐसा नहीं था कि सिर्फ किसानों को, जो शहरी जनता थी ना उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। 1931 में क्या हुआ, जो मंदी थी वो एकदम चरम सीमा पर चली गई, तो जिसके कारण क्या हुआ था, जो ग्रामीण थे ना, ग्रामीण भारत जो लोग थे वो असंतोष थे और वो उथल पुथल के दौर से गुजर रहे थे। और जो विश्व अर्थव्यवस्था था उसका पुनर्निर्माण हुआ युद्धोत्तर काल में। आप यहाँ इस लाइन को मत नोटिस करिए, यहाँ तक देखिए कि किस प्रकार ग्रामीण लोगों को भी और किसानों को भी, काश्तकारों को भी ज्यादा नुकसान हुआ। फिर इसके बाद की चीज क्या होती है, कि इसके बाद होता है कि जो विश्व की अर्थव्यवस्था होती है उसका पुनर्निर्माण कैसे होता है युद्धोत्तर काल के दौरान। तो अब हम आगे देखते हैं कि युद्ध के बाद कैसे कौन कौन से समझौते किए गए। कुछ समझौते थे जो युद्ध के बाद किए गए इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए। तो जब दूसरा विश्व युद्ध के पहले क्या होता है, युद्धों की तुलना में ना बिल्कुल अलग था। जब पहला विश्व युद्ध हुआ था उसकी तुलना में जो दूसरा विश्व युद्ध था वो बिल्कुल बिल्कुल ही अलग था। और इस युद्ध में क्या होता है, जो आम नागरिक थे उसकी अधिक संख्या में मारे गए थे। और पहले वाले में क्या था कि जो कामगार पुरुष थे वो अधिक संख्या में घायल हुए थे, मारे गए थे। परंतु इसमें क्या होता है, आम नागरिक जो थे वो मारे गए थे। और कई महत्वपूर्ण जो शहर थे ना वो पूरी तरह एकदम तबाह और बर्बाद हो चुके थे। और ये दूसरे युद्ध की बात करें हम। और जो दूसरा विश्व युद्ध था इसके बाद क्या हुआ, जो स्थिति थी उसमें सुधार मुख्य रूप से दो बातों से प्रभावित हुआ था। पहला था कि जो अमेरिका था वो एक प्रबल आर्थिक क्षेत्र था, राजनीतिक और सामरिक शक्ति के रूप में उदय हुआ। और फिर दूसरा क्या था, सोवियत यूनियन। पहले एक तरफ था अमेरिका और दूसरे विश्व युद्ध के टाइम, और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन। और उनका क्या हुआ, एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से विश्व शक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका में क्या था, ये सारी ताकत थी उसके पास, सामरिक उसके पास रक्षा बजट अच्छा था, राजनीतिक था और वो आर्थिक रूप से प्रबल था। और जो सोवियत यूनियन था उसमें क्या था, अर्थव्यवस्था अच्छी थी, किसके वजह से, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। ठीक है। और फिर इसीलिए इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर जैसी चीजें भी होती हैं। फिर आगे क्या होता है, जो विश्व के नेताएं थे उन्होंने मीटिंग की, और जिससे क्या हुआ, युद्ध के बाद जो संभावित सुधार थे उन पर चर्चा की गई कि जो पहला युद्ध हुआ उसको युद्ध ना होना चाहिए दोबारा, और उसके लिए क्या क्या सुधार किए जाए, ये सारी चीजें डिस्कस की गई। और उन्होंने क्या किया, दो बातों पर ज्यादा ध्यान दिया। पहला था कि जो औद्योगिक देश है उनके आर्थिक संतुलन को बरकरार रखना और पूर्ण रोजगार दिलवाना। और दूसरा क्या था कि जो पूंजी, सामान और जो कामगार हैं उनको प्रवाह, बाहरी दुनिया के प्रभाव पर नियंत्रित करना। मतलब जो कामगार लोग थे वो क्या कर रहे थे, प्रवाह कर जा रहे थे एक देश से दूसरे देश, तो उसको नियंत्रण करना, पूंजी और सामान का नियंत्रण करना। इन दो बातों पर ध्यान दिया गया जब ये मीटिंग हुई। तो ठीक है, अब देखते हैं कि जो चीन है उसमें नई आर्थिक नीति क्या होती है। एक तरफ तो युद्ध हो रहा था और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद
से पहले की बात है कि जब ये चीन में जब नई आर्थिक व्यवस्था आर्थिक नीति आती है तो वो क्या है कैसे वो देखते हैं। जो चीन है ना उसमें क्या होता है, चीन जैसे जो देश होते हैं उनमें मजदूरी बहुत कम थी और जो चीनी अर्थव्यवस्था थी उसकी जो कम लागत वाली जो संरचना थी ना, इसने इसके जो उत्पादों थे उसको सस्ता कर दिया था। और जो चीन था वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए निवेश का एक पसंदीदा स्थान बन गया था। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो थी वो निवेश का अच्छा स्थान बन गई थी। चीन चीन अच्छा स्थान बन गया था बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए। बहुराष्ट्रीय मीन्स जो एमएनसीज जो कंपनियां होती है उनके निवेश के लिए ये जो चीन था वो एक अच्छा अ, स्थान बन गया था। क्यों? क्योंकि वहां पर मजदूरी कम थी, चीजें अवेलेबल थी अच्छी लागत पर, और मजदूरी भी बिल्कुल कम थी और आसानी से मजदूर भी मिल जाते थे क्योंकि जनसंख्या भी अधिक थी। तो फिर चीन की जो नई आर्थिक नीति थी ना उसमें क्या हुआ, जो विश्व की अर्थव्यवस्था की तह तह में लौट आई। मतलब अभी कुछ समय पहले क्या था, चीन ने अपने आप को रोक बंद कर रखा था दुनिया के हर क्षेत्र से कर जो कांटेक्ट था उसको बंद कर रखा था। परंतु जैसे ही वो चीन नई आर्थिक व्यवस्था आता है तो उससे क्या होता है, एमएनसीज कंपनियां उसमें जाना पसंद करती हैं चीन में, और नई आर्थिक नीति आती है। उससे क्या होता है, जो विश्व की अर्थव्यवस्था होती है उसकी तह भी जो है लौट आती है जो तहस नहर हो रही थी अभी तक। ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होता है, एक ब्रिटेन वुड्स समझौता होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसको ध्यान से समझना कि ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या था। इसमें क्या हुआ था कि जो 1944 था, जब क्या हुआ था कि जो अमेरिका स्थित जो न्यू हैम्पशर है कि ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र जो मौद्रिक है एवं जो वित्तीय सम्मेलन है उसमें सहमति बनी थी। इसका नाम इसलिए है कि अ, अमेरिका में एक न्यू हैम्परशिम है जहाँ पे ब्रिटेन वुड्स नामक एक स्थान है। वहां पर ना जो संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक संघ है और जो वित्तीय सम्मेलन है, और वित्तीय सम्मेलन जो है यहाँ पे हुआ था, इसीलिए इसका नाम जो है ब्रिटेन वुड्स भी रखा गया। फिर क्या हुआ, जुलाई 1944 में क्या हुआ, जो अमेरिका, ठीक है, और में जो स्थान पर जब संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन हुआ तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे सहमति बना दी। ठीक है। और फिर जो सदस्य देश थे ना, उनके देशों के विदेश जो व्यापार थे उसमें लाभ और घाटे से निपटने के लिए क्या हुआ, जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन है उसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की स्थापना की गई और युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए जो पैसों का इंतजाम किया गया। और इसके वास्ते क्या हुआ, जो अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं जो विकास बैंक थे, जिसे आम बोलचाल में क्या कहा जाता है, विश्व बैंक कहा जाता है, और उसका गठन किया गया। तो ये जो सम्मेलन था ना, इसी में आईएमएफ जैसे मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई, ताकि जो युद्ध के दौरान, युद्ध के बाद जो भी कमियां लोगों के विदेशों के अंदर आ रही हैं उसको घटा जा सके, यानी युद्धोत्तर जो पुनर्निर्माण किया जाए, युद्ध के बाद दोबारा पुनर्निर्माण का इंतजाम किया जा सके। इसीलिए ये आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ यानी विश्व व्यापार व्यापार संगठन जैसे, सॉरी डब्ल्यूटीओ यानी विश्व बैंक, ठीक है, आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे जो संस्थान थे उनका स्थापना किया गया इस ब्रेटन वुड समझौते के दौरान। ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। फिर आगे क्या होता है कि इसी वजह से क्या होता है, जो विश्व बैंक है और जो आईएमएफ है उसको ब्रिटेन वुड्स संस्थान या ब्रिटेन वुड्स ट्विन, ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान, मतलब ब्रिटेन वुड्स में जो सम्मेलन होता है उसको विश्व बैंक और जो आईएमएफ है उनको ट्विन यानी उनकी जुड़वा संतान भी कहा जाता है। और इसी आधार पर जो युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय जो आर्थिक व्यवस्था है उसको अक्सर ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद जो भी चीजें सही रास्ते पर आती हैं वो इसी सम्मेलन के बाद आती हैं। और ये सम्मेलन कहाँ पर होता है, ब्रिटेन वुड्स में हुआ था, है ना। तो इसी वजह से क्या होता है, इस व्यवस्था, इस जो आर्थिक व्यवस्था होती है उसको अक्सर क्या कहा जाता है, ब्रिटेन वुड्स अर्थव्यवस्था भी कह दिया जाता है। और फिर क्या होता है, विश्व बैंक में आईएमएफ जो होता है उसने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। और इन संस्थाओं की निर्णय प्रक्रिया जो थी उस पर पश्चिमी औद्योगिक जो देश थे उनका नियंत्रण रहता था। और जो अमेरिका था उसमें विश्व बैंक और आईएमएफ के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता था। वीटो मैंने अभी बताया था ना आपको स्टार्टिंग में कि एक ऐसा पावर होता है कि अगर सदस्य का कोई एक इंसान भी मना कर देता है उस चीज को तो वो जो है वो सफल नहीं होगा, अगर वो उस ग्रुप के सारे व्यक्ति उसके लिए हाँ कर रहे हैं तब भी। तो क्योंकि वो अमेरिका में ही हुआ था इस वजह से क्या होता है, जो विश्व बैंक होता है और जो आईएमएफ होता है उसमें अमेरिका को एक वीटो पावर मिल जाती है। यह एक तरह से निषेधाधिकार होता है, मतलब मना करने का अधिकार होता है। ठीक है। और एक है, अगला टॉपिक है हमारा कि जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक आदेश है, ऐसे कौन कौन से आदेश दिए जाते हैं तो अंतरराष्ट्रीय होते हैं, आर्थिक तौर पर दिए जाते हैं। तो
एनआईईओ होता है जिसने ज्यादातर ना विकासशील देशों को 1950 और 60 के दशक में क्या करता है कि जो पश्चिमी अर्थव्यवस्था होती है उसके तेज विकास से लाभ नहीं हुआ था एनआईईओ को। फिर उन्होंने क्या किया, खुद को एक समूह के रूप में संगठित कर लिया। तो होता क्या है, जो एनआईईओ होता है उसमें ना विकासशील देश होते हैं, परंतु 60 के दशक तक उनको पश्चिमी जो अर्थव्यवस्था होती है उनसे कुछ ज्यादा लाभ नहीं होता। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने आप को एक संगठन में ही बदल देते हैं। और जो नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक आदेश होता है एनआईईओ, उसकी मांग के लिए 77 या जी 77 का समूह होता है। और यह क्या होता है, यह एक ऐसी प्रणाली थी जो उन्हें अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक विकास सहायता, कच्चे माल के लिए उचित मूल्य और विकसित देशों के बाजार में उनके निर्मित सामानों के लिए बेहतर पहुंच पर वास्तविक नियंत्रण प्रदान करती है। मतलब उनके जो सामान है और जो मूल्य है वो लोगों तक अच्छे से उन बाजारों तक अच्छे से पहुंच सके, जो निर्मित सामान है, और उनकी जो पहुंच है वो भी वास्तविक नियंत्रण मिल उनकी पहुंच भी सभी को मिल पाए और उनका मूल्य भी उचित हो, ऐसा नियंत्रण वहां पे प्रदान किया जाता है। ठीक है। और फिर क्या होता है कि इसी के साथ ना हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। तो जैसा कि अभी हमने देखा ना कि किस प्रकार जो प्रथम युद्ध हुआ, उसके बाद कैसे कैसे लोग वहां पे अर्थव्यवस्था आई, और फिर किन किन चीजों की एनआईओ, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, विश्व बैंक जैसी संस्थाओं का स्थापना किया गया, ताकि उनके ऊपर जो प्रभाव पड़े हैं तो युद्ध के दौरान वो ठीक किए जा सके, युद्ध के बाद जो उनपे प्रभाव पड़े हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।